वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे विच रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो हमने आपका सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर का नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो लास्ट वीडियो में हमने 11 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करे थे और उससे लास्ट वीडियो में हमने 1 to 10 एमसीक्यूज सॉल्व करे थे। आज के क्लास में भी हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है 21। The peasants of खेड़ा district could not pay the revenue because they were affected by। As you know कि peasant का क्या मतलब होता है? फार्मर, राइट? peasant का मीनिंग होता है आपका फार्मर। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां का। could not pay the revenue जिसको आप टैक्स बोल लो, ठीक है, या रेवेन्यू। दे वर अफेक्टेड, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीसेंट्स के साथ में जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स को जो है वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीसेंट्स थे उनकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी, वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम से अफेक्टेड थे जिसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू पे रेवेन्यू टू ब्रिटिश। तो सबसे पहले वही हम देखेंगे इसमें ऑप्शन। तो आपका पहला ऑप्शन है एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रीम मतलब हाई लेवल पे, पॉवर्टी मींस गरीबी। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी तो है। द क्रॉप फेलियर, और उसी टाइम पर वहाँ क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर, वहाँ की जो फसल थी वो भी खराब हो गई थी। नेक्स्ट है अ प्लेग एपिडेमिक, मतलब वहां पर एक बीमारी हो गई थी, एक एपिडेमिक हो गया था प्लेग नाम का। तो ऑल द थ्री आर द रीजन, कि तीनों ही कारण है जिसकी वजह से जो है दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग, क्योंकि दे वर एक्सट्रीमली इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, द क्रॉप वाज फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। तो दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द टैक्स। तो इसका सही आंसर बन जाएगा फिर आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो तीनों ही ऑप्शन है वो आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीसेंट एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज। ये आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन सा रीजन था जिसकी वजह से जो है कांग्रेस, पुअर पीसेंट मतलब जो गरीब किसान थे और जो कांग्रेस थी उसके बीच में जो रिलेशन थे, अनसर्टेन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज नॉट सर्टेन, जब कुछ फिक्स नहीं होता। तो क्यों पुअर पीसेंट और कांग्रेस जो थी उसके बीच में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था, तो पुअर पीसेंट के बीच में और कांग्रेस के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन क्यों था। तो हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। आपका पहला ऑप्शन, द पुअर पीसेंट वर इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, दे लॉन्च अ नो रेंट कैंपेनियन, दे वर हार्ड हिट बाय द डिप्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ हमें ये नहीं सोचना है कि ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है और ऑप्शंस भी कुछ कुछ ऐसे हैं तो हमें ऑल ऑफ द अबव चूज कर लेना चाहिए। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर ऑप्शंस में जो दिया गया है उसको एक बारी पढ़ के समझने की कोशिश करनी होगी। तो द पुअर पीसेंट वर इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। ऑब्वियसली जिस तरीके से पुअर पीसेंट्स थे तो उनकी तो सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उनके ऊपर जो रेवेन्यू जो इन पे थोपा जा रहा है, जो रेवेन्यू का बर्डन जो लोगों के ऊपर लादा जा रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कर नहीं रही थी, तो इसीलिए जो है इनका रिलेशन जो था कांग्रेस का और पुअर पीसेंट का वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेन था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाई वाज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया इन 1928। तो सबसे पहली बात हो जाती है कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया था, 1928 के अंदर। अब उसे इंडिया क्यों भेजा गया था, साइमन कमीशन को इंडिया भेजने के पीछे क्या रीजन था। तो हम बढ़ेंगे विद द ऑप्शंस। To look into the functioning of Indian constitutional system and suggest reform, to try Indian revolutionary leaders, to frame a new constitution for India, to persuade Gandhi to attend the round table conference। तो इसीलिए तो साइमन कमीशन भारत बिल्कुल नहीं आया था कि वो गांधी को प्रस्यूड करे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने भी वो हमारे देश का नहीं आया था, और रिवॉल्यूशनरीज के साथ ट्राई तो वो बिल्कुल भी करने नहीं आया था। तो साइमन कमीशन को भारत भेजने के पीछे यही था कि टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान किस तरीके का है और उसमें किस तरीके के फंक्शन हो रहे हैं वो चेक करने के लिए और उसमें जो बदलाव करने हैं वो सब करने के लिए साइमन कमीशन वापस आया था।
अब साइमन कमीशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, वो हमने लास्ट की वीडियो के अंदर जो एमसीक्यूज था उसमें सॉल्व किया था कि उसमें एक भी मेंबर क्या नहीं था, इंडियन नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे स्लोगन लगाए गए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम एंड रिफॉर्म इट। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन द कंट्री साइड रिच पीसेंट्स एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट बिकॉज, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से कंट्री साइड गांव रूरल एरिया के लोग भी जो रिच पीसेंट्स थे और जाट जो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नॉन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया बहुत ज्यादा। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, दे वांट पूर्ण स्वराज, दे वर वेरी हिट हार्ड बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस, दे वांटेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, द गवर्नमेंट वर फोर्सिंग एंड लैंड सेलिंग। तो पूर्ण सिर्फ ये पीसेंट्स है तो सिर्फ पूर्ण स्वराज के लिए ये इस तरीके से सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में करें, समझ नहीं आता। अनपेड वाला भी कुछ सिस्टम नहीं था और ये भी नहीं था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, कि जिस तरीके से चीजों की प्राइसेस गिर रही थी और जिस तरीके से ट्रेड में नुकसान हो रहा था, इस वजह से बड़े परेशान थे, इसीलिए इन्होंने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which one of the following was the main reason behind the start of the non-cooperation movement in 1920? तो here we have to find out कि non-cooperation movement क्यों स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन बढ़ेंगे हम, to fulfill the demand of स्वराज, to oppose the arrival of Prince of Wales, to surrender the title vested by British, to boycott the civil service, army, police, courts and legislative council। ये वाला तो सिविल डिसऑबीडियंस का मूवमेंट का पार्ट है, ये वाला भी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का पार्ट है और ये रीजन नहीं था, तो दिस विल बी द रीजन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ स्वराज। इस चीज के लिए हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन द पीसफुल गैदरिंग एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1999? कि ये करके जो जनरल डायर था, व्हाट ही वांटेड टू प्रूव, वो क्या प्रूव करना चाहता था, उसने ऐसा क्यों किया? तो ऑप्शन इज गिवन हियर, जनरल डायर वांटेड टू एनफोर्स मार्शल लॉ वेरी स्ट्रिक्टली इन अमृतसर, he wanted to create feeling of terror and awe in the minds of satyagrahis, he wanted to demoralize the local Congress leader, next he wanted to gain prominences in the eyes of British government। तो obviously he was a very prominent officer of British, तो उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डिमोरलाइज भी वो नहीं करना चाहता था, और जनरल डायर का वो अमृतसर में वो मार्शल लॉ का भी इसमें उसका रोल नहीं है। यहाँ पर जो हमारे सत्याग्रह कर रहे थे, जो सत्याग्रही थे, उनके दिलों के अंदर वो एक टेरर करना चाहता था कि जो भी मेरे अगेंस्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे उनके साथ में क्या उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो दिस विल बी द राइट, ही वांटेड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द फीलिंग ऑफ सत्याग्रहीज। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इवेंट दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट वाज। Here is the question कि in there are 3-4 options, उनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट होगी? तो द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज ऑफ 1929, दिस विल राइट, द इंडिपेंडेंस डे प्लेज ऑफ 1930, ये भी है, द वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ इन 1930, ये भी है। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ these, this will be the right answer। कि ये तीनों ही ऐसे एक्शन है जिससे पता चल रहा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबीडियंस का क्या मतलब, आपकी कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी कोई भी बात हम लोग नहीं मानेंगे, आपको बिल्कुल भी हम क्या नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी ओबीडियंस अब हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, which one of the following statement is not the basis concept of सत्याग्रह? यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा है जो कि सत्याग्रह पे बेसिस नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ लेना, इज नॉट पूछ रहा है, आपको फाइंड आउट करना इज नॉट। तो एम्फेसाइजेस ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ, तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई ये तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि ट्रुथ की पावर को एम्फेसाइज करना। नेक्स्ट, एम्फेसाइजेस ऑन द नीड ऑफ रिस्ट्रेन वनसेल्फ, एम्फेसाइजेस ऑन नॉन वायलेंस, एम्फेसाइजेस ऑन इंड्योरिंग द ब्रिटिश डोमिनेंस। तो यहाँ पर आपके पास नॉन वायलेंस करना भी ठीक है इसमें, बट क्या करे, रिस्ट्रेन टू वनसेल्फ, अपनी ताकत को लगा करके रखने की, हाँ भाई सत्याग्रह जो है वो सत्य के लिए, एंड वी विल नॉट, हम किसी भी वजह से अपनी पावर को क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे।
Next, why did the rich peasant community actively participate in the civil disobedience movement? Choose the most appropriate answer for the following. Rich peasant community, क्यों, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो क्यों उन्होंने इसीलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि जो गवर्नमेंट रिफ्यूज कर रही थी और रिड्यूस कर रही थी रेवेन्यू डिमांड को, इसीलिए जो है रिच पीसेंट है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेडेड अवध किसान सभा? कौन इनमें से, देयर आर 4 ऑप्शन, तो इनमें से वो कौन सा लीडर जिसने अवध किसान सभा को इनिशिएट किया था, जिसका लीडर बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास में जवाहरलाल नेहरू। तो आज की क्लास में हमने इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप इस चैप्टर के आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से आप जो इसमें शॉर्ट पॉइंट बना करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।